हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है इंडिया में, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। ये फील्ड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, बट जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। जो पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली नहीं है। जी हाँ, वो मेघालय का एक सिटी है। उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे कि क्यों उसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का टैग मिला है, उसके पीछे के रीज़न क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वेलकम किया है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको लगता है कि ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं कि आइए हमसे डिस्कस करिए, उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करते हैं। तो आज है 13 मार्च, द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो गेमिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड। इज द गवर्नमेंट स्ट्राइफलिंग द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। मतलब स्ट्राइफलिंग का मतलब हो जाता है कि किसी चीज का दम घोटना। क्या गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली, ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो कि स्किल्ड बेस्ड गेमिंग की बात हो रही है जिसमें स्किल्स की जरूरत होती है, उस सेक्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी पॉलिसीज ऐसी आ रही है कि ये सेक्टर इंडिया में बूम नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब जब कोई चीज़ ग्रो करती है कोई सेक्टर, तो उसके साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हमें इस फील्ड में ग्लोबल टेक लीडर बनना है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में, तो हम लोग को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, प्रोग्रामर्स को, डिज़ाइनर को। और देखो, प्रोग्रामर प्रोग्राम करेगा, डिज़ाइनर उसमें डिज़ाइन देगा कि कैसा लुक होना चाहिए, विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए। स्टोरी की टेलिंग भी इसमें बहुत की रोल प्ले करता है। कई सारे ऐसे गेमिंग होते हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है कि हीरो आता है, बैकग्राउंड स्टोरी चल रही होती है, वॉर चल रहा था, दो लोगों में बातें हो रही होती है। जैसे जीएसटी बोल रहा हूँ, सॉरी, जीटीए। आपने ये गेम खेला होगा, इसमें देखो प्रॉपर वे में एक स्टोरी चल रही होती है। तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती रहती है इसके अंदर। 2023 में ये 33,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो कि माना जा रहा है 2028 में 66 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन जाएगी। मतलब अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है देखो आप इसका, तो 14.5% से ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है इसको लेके। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखें। पहले तो गवर्नमेंट को होश नहीं आया कि ये भी ऐसी एक इंडस्ट्री है, तो इनके नज़र में था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, अब इस पे लगाएंगे टैक्स। तो एक बार में 1.12 लाख करोड़ का जीएसटी फाइन इनके ऊपर लगा दिया गया इस सेक्टर पे कि भाई साहब, हमने आपके ऊपर काफ़ी टाइम से टैक्स वैक्स नहीं लगाया, हमारे ऊपर, हमारा तो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं था, अब ये अमाउंट एक बार में पे करो। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में स्टे कर दिया। अब रही गई कसर, क्या किया ऑनलाइन गेमिंग में, 28% का जीएसटी है आज की डेट पे इसके ऊपर। इसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया है, जहाँ पे गैम्बलिंग जिसके ऊपर 28% है, लिकर हो गया, टोबैको हो गया, इन सब पे 28% का टैक्स है। इसके ऊपर भी ऑनलाइन गेमिंग जो कि एक स्किलफुल गेम इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस 28% के क्या होगा, इससे जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे ऑनलाइन गेम प्लेयर्स होते हैं, गेमिंग प्लेयर्स होते हैं, उनको कोई इस फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना होगा, इक्विपमेंट्स लेने होंगे, तो वो सब महंगे हो जाएंगे इंडिया में। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो लोग पार्टिसिपेट करते हो, यूट्यूब गेमर्स देख रहे हो, वो सब क्या होगी, कम हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि एक लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च करे और गेमिंग में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, उसे एक तरीके से रोका जा रहा है। रही गई कसर कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट कर, जैसे जैसे कि केरल, इन्होंने क्या किया कि भाई हम तो बैनिंग कर देंगे इसको अपने स्टेट में। बट कोर्ट टाइम टू टाइम आया है और बोला गया है कि भाई क्या है, लॉजिक क्या है कि आप इस गेम को बैन कर रहे हो। क्या ये गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग नहीं है, एक स्किल बेस्ड गेम है, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप प्राइवेट प्लेयर को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो कि वो अपना इंडस्ट्री लगा सके। ये कह के कोर्ट रोकता रहा है इस बैन को। तो ये अगर चलता रहा तो कोई भी आदमी खुश नहीं रहेगा, कोई भी इंडस्ट्री खुश नहीं रहेगी, कोई भी फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये एक डिस्करेज करती है किसी भी इंडस्ट्री को। वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए। पहला तो भाई, जो ये जीएसटी का आपने इतने सालों से जो 28% लगा के रखे हो, उसे डिक्रीज करो। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालो, मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनीज एक साथ आए और इस इंडस्ट्री में वर्क करे साथ में।
कि गवर्नमेंट को भी समझ में आए कि भाई स्किलफुल गेमिंग क्या होता है और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है। और ये जो 1 जो मैंने अभी बताया ना, 1 लाख समथिंग ये रहा, 1.12 लाख करोड़ का जो ये टैक्स इनके ऊपर बाकी है इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसको इस टैक्स को ना ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए, या फिर ड्रॉप नहीं भी कर रहे हो तो कुछ कम कर देना चाहिए, या फिर टाइम बाउंड मैनर में कि पहले इतना पे कर दो फिर आधा आधा इंस्टॉलमेंट में ही पे कर दो भाई, तो एक बार में इसके ऊपर इतना दबाव ना डाले इस इंडस्ट्री में, ये आर्टिकल कह रहा है। ठीक, इसे आप जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से कनेक्ट कर सकते हो, प्लस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आइए दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये एडिटोरियल वेलकम जेस्चर बात करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ये बोलते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको लगता है कि हमारे इलेक्शन कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पर भी लूप होल दिख रहा है, आइए हमसे डिस्कस करिए। काफ़ी अच्छा जेस्चर बताया जा रहा है। तो पहले प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम जो पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है वो है एपिक नंबर। एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी। वोटर आईडी पे जो नंबर आपको मिलता है, कई जगहों पे देखा गया वो सिमिलर रहा, दो लोगों का सेम वोटर आईडी नंबर कैसे हो सकता है, ये सवाल उठाए गए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला चलिए हम काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ईरोनेट करके, हाल ही में लॉन्च हुआ है। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स क्या करेंगे, जब भी वोटर आईडी नंबर जनरेट करेंगे वहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो पहले से अवेलेबल है कि नहीं, अगर हुआ तो एरर शो करेगा, उसको नया वोटर आईडी या फिर जिसे हम एपिक नंबर बोलते हैं वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वोटर टर्नआउट फिगर, काफ़ी बार बोला गया कि वोटिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, जो ये जो फिगर होता है कि कितने लोग वोट किए, कितने लोगों को, जो वहाँ पे जो पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि आप वोट नहीं कर सकते, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, ये जो डिटेल्स होते हैं वो काफ़ी डिले मैनर में आता है। ठीक, मतलब 1 वीक लग जाता है, 2 वीक तक चला जाता है, तो ये ड्यूरेशन को कम किया जाए। जब भी आप वोटिंग करने जाते हो तो 2 तरह के फॉर्म देखने के लिए मिलता है। फॉर्म 17A, जैसे ही वोटिंग को देने पहुंचे तो वोटिंग देने से पहले एक रजिस्टर्ड सामने पड़ा होता है जहां पे आपको साइन करना होता है। ठीक है, इसे फॉर्म 17A कहते हैं हम लोग। फॉर्म 17C, ये फॉर्म में जो भी ईवीएम वहाँ पे रखी जाती है उस ईवीएम की आईडी नंबर होती है, कितने लोग वोट कर चुके हैं, कितने लोगों को वहाँ पे जो पोलिंग बूथ पे ऑफिशियल्स थे उन्हें मना कर दिया कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कोई भी कारण से उन्हें मना कर दिया गया तो वो मेंशन करनी पड़ती है उनको, और कितने लोगों को अलाउड किया गया, ये सब चीज़ें उस वोटर फॉर्म 17C में मेंशन किया जाता है। और उस पोलिंग बूथ पे कौन कौन लोग थे, कौन कौन ऑफिशियल्स थे, उनके भी नाम मेंशन होती है। जो ये फॉर्म 17C है ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाती है, पब्लिक में ये मेंशन नहीं होता, मतलब पब्लिक में इसे पब्लिश नहीं किया जा सकता। मतलब इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म 17C आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो फॉर्म 17C है इसे भी पब्लिक कर दो, क्योंकि कई सारे NGOs हैं या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो इसे रिसर्च करना चाहेंगे कि भाई कैसा फिगर है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, बूथ टू बूथ क्या वेरिएशन है, वो लोग रिसर्च कर सके। क्योंकि आज की डेट में इतने लार्ज अमाउंट में जो फॉर्म 17C है कोई छोटे पॉलिटिकल पार्टीज उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उससे जो इंसाइट है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अगर फ्री में रहा तो प्राइवेट प्लेयर्स इसका इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बात की जाती है जो इलेक्टोरल रूल्स है उससे रिलेटेड, मतलब अभी लोकसभा हुआ 2024 में, फिर महाराष्ट्र में हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2024 का, ये नवंबर में हुआ था। ठीक, तो इस 6 महीने के अंदर कहाँ से 40 लाख लोग न्यू ऐड हो गए, ये सवाल पूछी जा रही है काफ़ी कुछ दिनों से। ठीक है, 6 महीने में 40 लाख नए लोग कैसे ऐड हुए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है इस चीज़ को लेके। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि जो वोटर आईडी है, एक आदमी के पास वोटर आईडी है, वो पहुंचा मॉर्निंग में वोटिंग करने, पता चलता है कि वहाँ पे जो लिस्ट होता है, इलेक्ट्रोल रोल लिस्ट होता है, उसके अंदर उसका नाम ही मेंशन नहीं है, तो उसको वोट नहीं देने दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इन दो चीज़ों को भी जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको ध्यान में देना चाहिए और इससे रिलेटेड उसको क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। और खासकर ये कि 6 महीने में 40 लाख नए लोग कैसे ऐड हो गए महाराष्ट्र में।
फिर बात की जाती है ईवीएम। ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाए गए हैं, क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता क्या लॉजिक है, क्या सोर्स कोड है कि जिसके हेल्प से आप ये मशीन वर्क करती है, ये किसी को नहीं पता। इसे पब्लिक करने की ज़रूरत है। फिर वीवीपैट, इसको 100% करने की ज़रूरत है। वीवीपैट क्या होता है? जब आप जाते हो वर्चुअल वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, ये जब जाते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि हाँ आपने इसको वोट किया, तो वहाँ पे वो फिगर दिख जाता है कि इस पर्सन को आपने वोट किया है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसको 100% ऑल ओवर इंडिया करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, रैंडम कोई भी पोलिंग बूथ पे जाइए, वहाँ पे 100% स्लिपिंग काउंट करना स्टार्ट कर दे। कि कोई अगर सवाल उठाता है कि ईवीएम में कोई भी प्रॉब्लम है, तो चलो कौन सा बूथ है, हमने काफ़ी सारे बूथ पे 100% इसे रखा हुआ है कि काउंट करेंगे। उन जगहों पे आपको काउंट करके दिखाते हैं कि ये वीवीपैट प्लस ईवीएम कितना वेरिएशन आता है। ऐसे करके उनको प्रूव करके दिखा दीजिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। और कई बार ये भी कहा गया कि जो ईवीएम है वो सिंपल मशीन है, जैसे कैलकुलेटर होता है उस तरीके से काम करता है, बट किसी को भी लॉजिक नहीं पता। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें उसके फंक्शनिंग को लेकर बातें हैं, बट कैसे इलेक्ट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स, इसके बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। इसमें बोला जाता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए। 2023 से पहले, 2023 से पहले क्या होता था? पीएम नेम सजेस्ट करते थे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हाँ बोल देते थे, वो बन जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर आता है अनूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है कि एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ला देते हैं। पीएम चेयर करेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बैठेंगे। ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट को कौन सा नाम आगे देना चाहिए। उसके तुरंत बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2003 आ जाता है, जिसमें पीएम तो थे ही, चेयर कर रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी का एक मेंबर था ही, बस जो आखिरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इसे रिमूव करके यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया। आज की डेट में होम मिनिस्टर है यहाँ पे। और ये भी कौन डिसाइड करेगा? पीएम डिसाइड करेगा कौन रहेगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। इस चीज़ को ऑपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आने वाले टाइम पे देखा जाएगा कि इसमें क्या वो स्टैंड लेता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देते हैं, ठीक है। और मेन बात यही रखी जाती है कि आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस बेसिस पे यहाँ पे लेके गए हैं। साथ ही साथ जो इनके पास नाम आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है कि इनके पास 5 नाम आते हैं। वो 5 नाम कौन देते हैं? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस उनके साथ 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि किनका नाम सेंड करना है यहाँ पे इस बेंच को। ये बेंच डिसाइड करती है कौन सा नाम जाएगा प्रेसिडेंट के पास। बर्नीहट ये न्यूज़ में है। ये सिटी आपको असम मेघालय बॉर्डर पे देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई 2024 की, उसमें दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी का टैग मिला है बर्नीहट को। रीज़न क्या है इसके पीछे? ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आपको कोक फ्यूल, ये थम्सअप वाला कोक नहीं है, जब आप कोल को हीट अप करते हो, हाई टेम्परेचर तक ले जाते हो, एयर की प्रेजेंस में ना, तब कोक बनता है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील, ब्रिक्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको इस एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे का? मेघालय से आपको कोल मिल जा रहा है, ठीक है। गुवाहाटी आपको मार्केट प्रोवाइड कर दे रही है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन पे ये सिटी देखने के लिए मिलता है। मेघालय स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन 2024 का एक रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि असम में आपको 39 इंडस्ट्रियल एरियाज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एरियाज नहीं मतलब यूनिट्स, 39 इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने के लिए मिलेगा, और 41 मेघालय में, ठीक।
तो इनमें से रेड कैटेगरी में ये याद रखिएगा कि रेड कैटेगरी क्या होता है, ऑरेंज कैटेगरी किनको मिलता है। तो रेड कैटेगरी में 25 इंडस्ट्रीज है। जैसे कि यहाँ पे 25 जो ये 25 जो इंडस्ट्री है जिनको रेड कैटेगरी मिला है, ये लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कोक प्रोडक्शन है, ये सब लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो ये ऑरेंज कैटेगरी है, सिंपल सा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये आपको पता ही है, ग्रीन वाला सबसे अच्छा है। और ऊपर जाते जाते हो कंडीशंस कैसी होती है, सीवियर होते चली जाती है। जो ये 37 इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रिक्स मैन्युफैक्चर होता है आपका, ठीक। और साथ ही साथ ब्रिक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको सीमेंट, जो सीमेंट का इनिशियल स्टेज होता है, सीमेंट का इंडस्ट्रियल स्टेज होता है, जो आप थोड़े बड़े बड़े पत्थर सब नहीं होते हैं, इनको ग्राइंड किया जाता है, तो वो इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इतने सारे इंडस्ट्रीज़ का इस सिटी में होने से? एक तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे व्हीकल्स आएगी, ठीक है, हैवी डीजल व्हीकल्स आती हैं, लोड करने, सामान लोड कर रही है, अनलोड कर रही है रॉ मटेरियल्स। ट्रैफिक के कंडीशंस यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण आपको PM2.5 एंड PM10 और सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सॉक्स भी बोल सकते हो, ये सब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। CSIR और NEER सर्वे का एक रिपोर्ट है 2022-23, इसमें बताया गया है कि देखो ये सब तो रीज़न है ही है व्हीकल्स के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है, और दूसरा रीज़न है जो रोड है, इस पे जो धूल है उसके उड़ने से भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है। अब ये बात होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया ये सब है। अब टोपोग्राफी समझ लेते हैं इस एरिया की, मतलब कि इस जो ये एरिया है ये कैसा है। देखो ये डाउन हिल पे एक सिटी है, चारों तरफ से माउंटेन है, ठीक है, बाउल शेप में है ये, ठीक। तो क्या होगा, विंड जो भी होगी यहाँ पे तेजी से फ्लो नहीं होती, बट मतलब जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन रहती है तो पता रहता है कि हवा का रुख चेंज होगा, पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। बट इधर क्या है, ये माउंटेन से घिरा हुआ सिटी है, तो यहाँ पे जो एयर इम्प्रूव हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंड स्पीड लो है, ठीक। तो यहाँ पे लार्ज बहुत लंबे समय तक जो एयर होता है, जो पोल्यूटेड कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो यहाँ पे ट्रैप रहती है। दैट्स वाई इतने सारे रीज़न है, ठीक है, जिसके कारण इसको नंबर 1 टैग मिला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का।